आचार्य वेद प्रकाश जी और यहाँ पर उपस्थित जयसम जनता सरकार मोर्चा के सभी कार्यकर्ता और गणमान्य व्यक्ति सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अंकित आर्य, रहने वाला मैं गांव की टोली का हूँ। सबसे पहले अगर मेरे जीवन की शुरुआत करूं, आपको एक शायद झूठ लगे ये बात कि मेरी उम्र सिर्फ 20 वर्ष ही है अभी। इसका असर यही है, भाई पिताजी आयुर्वेद से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने अगर एक बात करे ना कि ऑर्गेनिक बच्चा, पहले क्या होता था, जितनी उम्र है आपने देखा होगा भाई, लगा करता है भाई ये 10 साल का है, लेकिन उसकी ग्रोथ इतनी होती थी, ये 15 साल का हो चुका है। लेकिन अब इस शहर के अंदर ये हालत हो चुकी है, 40 साल का लगता है 20 साल का, उसके बेल्ट से तो पैंट रोकनी पड़ती है। आयुर्वेद का जानकारी सभी ने दे दी है, मुझे इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा एक बात से। आज हमारे पास बहुत खुल्लस आजादी है, ना ही हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, ना ही मुसलमानों के गुलाम हैं। आपको शायद ये शब्द गलत लगा होगा, मुसलमानों के, हमें बार बार पढ़ाया गया हम मुगलों के गुलाम रहे। भाई जो डरते हैं वो मुगल कहेंगे उनको, साफ साफ क्यों नहीं कहते भाई मुसलमानों के थे तो थे, इसमें शर्माना क्या, अंग्रेजों के भी तो थे। हमसे कोई कमी रही है तो गुलाम हुए। वो परिस्थितियां बहुत ही खतरनाक थी, भयावह थी। अगर उन परिस्थितियों थे से देश को आजादी मिली है तो अभी तो देश आजाद ही है। ये आजादी बस हमें बचाई तो रखनी है। अगर देश आजादी में मूलतः, मैं थोड़े पीछे चले जाता हूं, अगर किसी का योगदान रहा तो मैं एक मुख्य व्यक्ति का नाम लूंगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। आज हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, आयुर्वेद के बारे में बताएंगे। एक चीज होती है डम्मी कैंडिडेट के रूप में, वो आज हमारे साथ जुड़ गया, शायद हमारा कनेक्शन टूट जाएगा ना तो वो भी उस चीज से पथभ्रष्ट हो जाता है, फिर उसके बाद निरंतर निष्क्रिय हो जाता, काम करना शुरू नहीं रहता उसका। क्या एक ऐसी चीज है जिसने राजीव दीक्षित को पैदा किया? क्या ऐसी चीज है जिसने स्वामी दयानंद को पैदा किया? जब तक आचार्य जी ने बताया कि आत्मा अमर है, हम मरेंगे नहीं, जब तक ये हमारे दिमाग से, हमारे शरीर से डर नहीं जाता ना कि हमें मार देगा सामने वाला, हमारी इतनी उम्र कम हो जाएगी, ये जब तक डर नहीं जाएगा ना तो संगठन काम कर सकता हमारा ठीक तरीके से, वो डम्मी ही रहेंगे। वो आज हमारे साथ है। जैसे सत्यवान जी ने कहा 250 की संख्या सोच रहे थे, आए 50। वास्तव में देश जब गुलाम था तो स्वामी दयानंद अकेले व्यक्ति थे जो घर से निकले थे 22 वर्ष की उम्र में। एक व्यक्ति भी पूरे विश्व को आर्य बना सकता है, श्रेष्ठ बना सकता है, चाहे हमारी संख्या कम ही क्यों ना हो। जिस तरह भगत सिंह के मन में ये आया कि भाई देश आजाद करवाना, उसको भी कहा गया ये तो पागल है, मर जाएगा तो तुझे फांसी तोड़ देंगे। लेकिन उसका डर निकाला किसने? उसके दिमाग से डर किसने निकाला कि भाई तू मर जाएगा? वो विचार उनके मन में आया। भगत सिंह अपनी जीवनी में लिख के जाते हैं, वास्तव में मेरे अधिकांश विचार आर्य समाज की देन है। जब तक राम प्रसाद बिस्मिल जैसे, भगत सिंह जैसे कार्यकर्ता हमें नहीं मिल जाते ना, तब तक काम नहीं चलेगा। राष्ट्र निर्माण व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होगा। एक एक व्यक्ति पर काम करना पड़ेगा। अगर देश को बचाना है, राष्ट्र को बचाना, पहले तो राष्ट्र को बचा ले। विश्व का आर्य समाज का एक नारा रहता, करीबंतो विश्व आर्य, पूरे विश्व को हम श्रेष्ठ बना दे। आज एक ऐसी स्थिति आ गई, मान के चलो हमारा घर है, साइड वाले में चोर है, तो हमें उससे तकलीफ है, वास्तव में उसको भी हमें सही बनाना पड़ेगा, तभी तो हम सेफ हैं। सबसे पहले राजनीतिक बात करूंगा मैं 2 मिनट की। अगर कोई भी व्यक्ति, हम में से या बाहर का कोई भी व्यक्ति है, ये माने बैठा हो कि कोई बीजेपी का व्यक्ति है, कोई कांग्रेस का है, कोई केजरीवाल का है, तो भूल जाओ, हम किसी भी तरह से विकास कर सकते हैं। क्योंकि अगर बार बार उनकी बात आएगी तो हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे वो लोग। अगर मैं एक लाइन में इसको कंप्लीट करना चाहूं ना, राजनीति आज की है जो, नहीं तो ऋषि दयानंद ने चौथा समूह स्पेशल राजनीति पे दिया कैसे करनी है। लेकिन आज की जो राजनीति हो चुकी है ना, उसको वैल्यू देनी है। जितनी वैल्यू टॉयलेट रूम की हमारे घर में, जिस तरह हम उसका यूज सिर्फ 10-15 मिनट के लिए करते हैं ना, इन राजनीति वाले लोगों का भी इतनी ही वैल्यू दो, इससे ज्यादा मत दो। बहुत बढ़िया।
अगर इनको वैल्यू देनी है, इनकी वैल्यू देते रहे तो बार बार यही हमारे ऊपर राज करेंगे। ये नहीं चाहते हमारे बच्चे पढ़े। बहन जी ने बताया स्कूल बंद आने पर है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर मैं मानू ना, उन स्कूल के उन्हीं टीचर्स का है। वैक्सीन लगवाने में उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ रहा है बच्चों के लिए। नहीं तो वो हमारे बच्चों के साथ खड़े होते और कहते सरकार से हमें नौकरी नहीं चाहिए, पहले हमें अपने बच्चे बचाने हैं। कोई भी कार्यक्रम होता, मान के चलो वैदिक फार्म हाउस जब ओपन हुआ, इसकी ओपनिंग के लिए हम किसको बुलाते हैं? किसी न किसी राजनेता को। इसकी हमने शुरुआत की थी। हमने एक हमारे गांव में एक गरीब की लड़की की शादी थी, उनकी आर्थिक जो अवस्था थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो गांव से हमने अच्छा खासा पैसा कलेक्ट करके गांव का जो चौकीदार है ना, जो डिंडोरा पिटागर, उसके हाथ से दिलवाए। तो इन राजनेता के बजाय किसी आचार्य से, किसी न किसी अध्यापक से ओपनिंग हर जगह उनको घुसा दिया जाए ना, तो देश फिर सुधरने पर आएगा। दूसरी बात है, राजनीति के बाद आर्थिक समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है। जब तक हमारे पास धन नहीं होगा ना, धर्म की रक्षा कभी नहीं हो सकती। धर्मस्य मूलम अर्थम, धर्म का जो मूल है ना, अगर हमें अपने बच्चों को संस्कार दिए रखने हैं, हमें वो शिक्षा व्यवस्था रखनी है, अगर हमें आयुर्वेद को बचाए रखना ना, तो हमारे पास सबसे पहले धन होना चाहिए। इसके लिए हम छोटी छोटी शुरुआत कर सकते हैं। मानसून ने जैसे बताया, अगर हमारा घर में गरीबी आ जाए ना, तो दो तरीका उसका गरीबी मिटाने का। एक तो जो हमारे फालतू के खर्चे उनको कम कर दे, या फिर हमारी इनकम को बढ़ा दे, और ये दोनों एक साथ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सेम हमारे देश का है, फालतू के खर्चे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए की हमारा देश हर वर्ष चाय का उपयोग करता है। इतने ही 1 लाख करोड़ रुपए का अगर दूध पिए ना, 16 करोड़ गाय लगेंगी। ये फालतू का खर्चा है, शराब का फालतू का खर्चा है। और अभी तो थोड़ी ही स्थितियां फिर भी ठीक है, आने वाले में समय में दिखाऊंगा। अगर हमने बच्चों में बीज नहीं बोया, वो वैदिक बीज नहीं बोया, तो यहाँ पे गाड़ियां आएंगी, अभी तो जाके लेके आनी पड़ती है शराब, वैन आएंगी, घर घर में देके जाएंगे शराब, फिर नहीं बचेगा कुछ भी। स्वदेशी चीजों पर आ जाए, हर वस्तु का स्वदेशी का इस्तेमाल करें। स्वदेशी ये नहीं है रतन टाटा की ले ली, अंबानी की ले ली, अडानी की ले ली, नहीं। स्वदेशी वो है जो मेरे गांव में बनी हो, मेरे किसान भाई के द्वारा बनाई गई हो। पहले स्वदेशी को प्रेफर करना है, दूसरी बात देशी वस्तु पर आना है। अगर कोई भी ऑप्शन ना हो ना, कोई भी नहीं है बिल्कुल, तो एक जापान के व्यक्ति से पूछा गया, आपके यहाँ तो दूध पैदा ही नहीं होता, तो आप चाय कैसे पीते हैं? तो उसका जवाब सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मैं चाय पीना छोड़ दूंगा। अगर ऐसी स्थिति आ जाए, स्वामी दयानंद लिखते हैं कि विदेशी जब हमारे ऊपर राज करता ना, चाहे वो माता पिता के समान क्यों ना हो, माता पिता तो गलत नहीं चाहता अपनी संतान का, विदेशी का जो शासन है अगर माता पिता की तरह क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें स्वदेशी सर्वोपरि है। स्वदेशी का नारा देने वाले सबसे पहले व्यक्ति अगर हुए तो स्वामी दयानंद सरस्वती हुए हैं। तीसरा जिक्र आता सांस्कृतिक समस्या का। संस्कृति की समस्या कहां से, जड़ तो इसकी महाभारत से शुरू है, कहीं ना कहीं वहीं से बिगाड़ आया है। लेकिन अगर थोड़ी पास्ट की, अभी नजदीक की बात करें, पीवी लॉर्ड मैकॉले 1835 में देश का भ्रमण करता है, और वो लंदन की पार्लियामेंट में जाके एक बात कहता है कि मैंने पूरे के पूरे भारत देश का भ्रमण कर लिया है, या ना तो कोई मैंने भिखारी देखा, ना किसी घर पर ताला देखा। उसका कारण है, वो कहता है जिस भी घर में मैं गया, जिस तरह हमारे यहाँ गेहूं का ढेर मिलता ना दानों का, इस तरह हर घर में सोने के सिक्कों के ढेर है भारत देश के अंदर। तो पूछा भाई ऐसा क्या है इसमें? अब इनके पास इतना पैसा है, व्यापार है, हमारा देश किसान का देश नहीं रहा है, व्यापारियों का भी रहा है, किसान का भी रहा है। शस्त्र विद्या में भी हम सबसे ऊपर थे, शास्त्र विद्या में भी सबसे ऊपर थे, हम किसी एक वर्ग में नहीं थे। तब लॉर्ड मैकॉले कहता है कि इसका जो मूल है ना, वो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, ये गुरुकुल व्यवस्था है। अगर इस गुरुकुल व्यवस्था को बर्बाद कर दिया जाए ना, इस देश को घुटने टिकवा देंगे। और वही इन्होंने किया। सन 1860 में इंडियन एजुकेशन एक्ट लेकर आकर सभी गुरुकुल्स को इलीगल घोषित कर दिया। उस दिन के बाद इन्होंने राज करना शुरू किया था, नहीं तो 1860 तक इनका राज अच्छे से नहीं आया था देश में।
लॉर्ड मैकाले कहता है कि ऐसी क्या है इस शिक्षा व्यवस्था में, कभी राजीव दीक्षित पैदा, ये ऐड मैंने की है कि कभी राजीव दीक्षित पैदा हो जाता है, कभी भगत सिंह पैदा हो जाता है, कभी राम प्रसाद बिस्मिल पैदा हो जाता है। हमने राज अभी कर रहे हैं इन पर। ये शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, फिर से कोई दयानंद दे देगी और इस देश को फिर से आजाद करवा देगी। तो मूल में अगर बात करें तो हमारी शिक्षा व्यवस्था है। मेरा भी, मैं राजीव दीक्षित से 11वीं क्लास से 11वीं 12वीं की, मुझे 2.5 साल ही हुए हैं और 12th करते ही मैं टीचिंग ही लाइन में आ गया सीधा डायरेक्ट। मैं अभी बलियाना गांव में स्कूल चला रहा हूं और वहां पे अनेकों टीचर मैं पढ़ाता नहीं हूं, फिर भी बच्चा से पूछते हैं भाई आपका फेवरेट टीचर कौन है, तो कहते हैं अंकित सर। और एक छोटी सी शुरुआत मैंने अभी 15-20 दिन पहले ही की है। हमने बच्चों के नाम अलग अलग तरीके से रख रखे हैं, घर वालों ने रखे वो अलग, हमने रख रखे वो अलग। अमन तेरा क्या नाम है? सुखदेव नाम। 8वीं 9वीं 10वीं ऐसे हमने शुरुआत कर रखी है। 6ठी क्लास के बच्चे का नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख रखा हमने नाम। राजेंद्र नाथ लाड़ी है, एक जो आर्य समाज से ज्यादा प्रभावित है ना, उसका स्वामी दयानंद सरस्वती रख रखा है। इससे क्या होगा, माँ बेटा आपके ये नाम क्यों रखे गए हैं, आने वाली पीढ़ी दिखा दूंगा। भगत सिंह नाम सिर्फ शायद जुबान पर भी ना रहे, अगर उनके नाम जीवित रखने हैं उनकी जीवनी, तो अपने बच्चों के नाम रखना शुरू कर दो उनके नाम पर। राजीव दीक्षित को मैंने सुना, जीवन में उनको फॉलो किया। हमारे बच्चों ने बताया ना कोई लक्स साबुन वगैरह का किसी का भी प्रयोग करता है। बच्चे है ना, खाना भी अपना ना, कि एक भी बच्चा प्लास्टिक के टिफिन में नहीं लेके आता है, ना कोई सिल्वर पेपर में लेके आता, छालना में लेके हुआ है। घराड़ा के मेरे तो फोन बोले मास्टर जी क्या कह दिया बड़का है। माँ भाई मैंने कुछ नहीं किया, राजीव दीक्षित एक विचारधारा है और ये सारी निकली है ऋषि धन्वंतरी से। मूल में अगर बात करें तो देखो ऋषि आया वहां भी, आयुर्वेद को उन्होंने पढ़ा, इकोनॉमिक्स का उसको इतना बड़ा ज्ञान था, तो रामायण से निकली है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। सारी की सारी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र महर्षि वाल्मीकि ने सिखा दिया हमें। 2 दिन का वही बात आती है, मैंने भी कैंप लगाया था। तब तक राजीव दीक्षित सुना, मैंने अप्लाई किया, अपने घर वालों को करवा दिया, 4 व्यक्तियों को और करवा दिया, लेकिन कट्टरता नहीं आई, वास्तव में नहीं आई। लेकिन 2 दिन का अनेकों मेरे अंदर व्यसन थे, मैं सामने बोल रहा हूं, ये छुपाने की बात नहीं है। इससे प्रेरणा ही ले, देख लो मेरे स्टूडेंट बैठे हैं साथ में, इन सबको पता है मेरे क्या क्या व्यसन थे। लेकिन 2 दिन का स्तर लगाने के बाद निकलते सबसे पहला प्रण ये लिया था, जीना है तो राष्ट्र के लिए, मरना है तो राष्ट्र के लिए। आप सबसे भी यही गुजारिश है, जब तक दिल में ये नहीं आ जाती ना कि मरना मरना कुछ को नहीं भाई, फिर जन्म लेवांगे। और ये मैं अपना दुर्भाग्य कहूं या कुछ कहूं, एक शुरुआत जो गुरुकुल व्यवस्था की है, फर्क है जन्म लेने में। पिताजी आर्य नहीं, बच्चे कई बनों का आग्रह क्या होता है। आज भी मैं इनकी क्लास लेके आया हूं, सुबह 9:30 बजे बिठाए थे और 1 बजे छोटे हैं, टाइम का पता नहीं लग पाया। एक आधा स्टूडेंट तो देखो 100% तो हम भी तैयार नहीं कर सकते। एक दिन एक बच्चा दुखी होकर बोला, जी आप आर्य समाज होगा, आपके घर के भी हैं। माँ भाई ना दादाजी थे, शायद पूरे परिवार में हम 78 लोग हैं, एक भी नहीं, सिंगल पहला व्यक्ति मैं रहा हूं। अब 5 घर में, परिवार में 5 व्यक्ति, पांचों के पांचों आर्यजन है। एक विचारधारा में जब तक नहीं होंगे, जब तक हमारा एक ईश्वर, हमारा एक विचार, हमारा एक धर्म ग्रंथ वेद, हमारी एक भाषा हिंदी। राजीव दीक्षित ने भी तो हिंदी पे ही जोर दिया था, सबसे पहले उनमें चेतनता आई ना, वो व्याख्यान देने फ्रांस में गए थे, हिंदी राष्ट्रभाषा के ऊपर आई थी, तब उन्होंने काम करना शुरू किया था 1992 के अंदर। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है, देखो आप राजीव दीक्षित को सुनवाओ अपने बच्चों को, लेकिन संस्कार देने का हमारा जिम्मा छोड़ दो। 2-2 दिन के लोग गुरुकुल स्तर में हम संभालेंगे उनको, संस्कार हम देंगे। वो भाई साहब कह रहे थे ना अमित जी, अकबर मैंने अनेकों ऐसे लोग मिले जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते थे, उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी वो आपको ना अपने आप से जोड़ते थे। आर्य समाज का फर्क है, हम अपने आप से नहीं जोड़ते, हम ऋषि के सिद्धांत के साथ जोड़ देते हैं। हो सकता है आज मैं आपके साथ हूं, कल ना हो, लेकिन ऋषि का सिद्धांत कहीं नहीं जाएगा।
तो यही मेरा भी अगर बात करें, राजीव दीक्षित के प्रति भी कट्टरता तभी आई, 2 दिन का कैंप लग लिया। ईश्वर को जब जान लिया ना, अब ईश्वर तो न्यायकारी है, वो तो हमें फल देगा, आज नहीं तो, ये कहने वाली बात होती ना, आज नहीं तो कल देगा ना, ये गलत है। वो न्यायकारी है, वो देगा, कल परसों नहीं करता, वो तो इतना जल्दी देगा, एक हाथ को दूसरे हाथ से मिलाने में, ताली में भी इतना समय नहीं लगता, उससे भी पहले दे देगा। जब हमारे दिमाग में ये आ जाएगी ना, कई ये कह के निष्क्रिय हो जाते हैं, यार मैंने तो जीएसएम के लिए क्या नहीं किया, जीएसएम के लिए नहीं किया, अपने आप के लिए किया। कल को हमें इस परिवेश में पैदा होना है, सुख कौन भोगेगा? कोई विदेशी नहीं भोगेगा, हमें ही भोगना। यही कहकर मैं अपनी वाणी को, भाई साहब ने एक और लाइन कही थी तो अच्छे से नहीं कह पाया, छोटा भाई मेरे साथ बोलना, एक लाइन मैं बोलता हूं फिर आपको बोलनी है। जब इश्क और क्रांति का अंजाम एक है, तो आशिक बनने से अच्छा राजीव दीक्षित बन जाओ। मैं बगैर माइक के नारा लगवाता हूं राजीव भाई के लिए, और एक नारा है हमारा, हम सब का, हमारे राष्ट्र का, पूरे विश्व का, जय आर्य जय आर्यवर्त। मैं बोलूंगा 3 बार जय आर्य, आप सभी को बोलना है जय आर्य। 3 बार बोलूंगा जय आर्यवर्त, आप सभी को बोलना है जय आर्यवर्त, ठीक है? भाई राजीव दीक्षित, भाई राजीव दीक्षित, भाई राजीव दीक्षित, जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य, जय आर्यवर्त, जय आर्यवर्त, जय आर्यवर्त, जय आर्यवर्त, जय आर्यवर्त, जय आर्यवर्त।